सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह कविया और आज हमारे साथ हैं इतिहास के मूर्धन्य विद्वान गणेश जी बेरवाल साहब। और वर्तमान में हम सीकर के जाट छात्रावास में बैठे हैं और आज सीकर आने का मौका मिला तो और सीकर आए और गणेश जी बेरवाल के दर्शन नहीं करें ऐसा तो असंभव है। गणेश जी बेरवाल के दर्शन करना, इनके सानिध्य लाभ लेना, इनसे ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में प्रवेश करना है। और इस दो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, गुणों के आगार हैं, इतिहास के अथाह अध्येता हैं, इनके किताबें लोग पढ़ते हैं। आज इनका साक्षात्कार लेते हैं। आज दिन भी गांधी जी की शहादत का दिन है। तो देखिए, मैं गणेश जी बेरवाल से आपको जोड़ता हूँ। बेरवाल साहब प्रणाम। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने शहीद दिवस के ऊपर गांधी जी के बारे में कुछ सवाल किए हैं। मेरे व्यक्तिगत बारे में आपने जो अतिशयोक्ति की है उसको मैं ठीक नहीं मानता। मैं भी आपकी तरह एक सादा नागरिक। जहाँ गांधी जी का सवाल है, आज शहीद दिवस जो है और आज के दिन आरएसएस के लोगों ने जो नाथुराम गोडसे उन लोगों ने जो गोली मारी, उन्होंने गोली एक इंसान को नहीं मारी। जो ये बात आप अर्धरात्रि की आज़ादी के अंदर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल लॉर्ड माउंटबेटन के पास गए और कहा कि ये खून खराबा ही यदि आज़ादी है तो इसको वापस ले लीजिए। दुखी होकर के और इन्होंने भी इस बात को नहीं समझा था कि मुल्क के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने में जो लाइनें खींची जा रही हैं, जो मजहब के आधार पर खींची जा रही हैं, ये जमीन के टुकड़े का बंटवारा नहीं था, ये जिंदी इंसानियत का बंटवारा था। बिल्कुल, जिसको हमने महसूस नहीं किया, हमारे नेताओं ने भी महसूस नहीं किया, उसको गांधी ने महसूस किया। और गांधी ने और सब काम छोड़कर, यहाँ तक कि उसने कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया था। हालांकि मेरे पढ़ने में अभी तक आया नहीं कि वो गांधी कभी कांग्रेस का मेंबर नहीं था, लेकिन सब कुछ था। वो अलग विषय है। लेकिन वो आपसी में सौहार्द बनाने के लिए गांधी ने जो योगदान दिया, गांधी ने जो अपनी कुर्बानी दी, और जो सांप्रदायिक लोगों बिल्कुल जो देश आज 75-80 साल से उसी के लिए आज भी तड़फ रहा है। जबकि हमारे संस्कारों के अंदर कितना एक मेल था, कितना एक मिला जुला था कि एक मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते कह सकता हूँ कि दो ही आधार पर चीजें बनती हैं। या तो एक कबीला दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या एक दो कबीले मिलकर तीसरा कबीला बनाता है। आज यदि हम हिंदू मुस्लिम कितने जुड़े हुए हैं तो मैं सामाजिक स्तर पर आपको बताता हूँ कि किसी भी, चाहे ब्राह्मण की लड़की का भी विवाह होगा, लड़की को फेरे दिलाने से पहले जब उसको नहलाया जाता है और उसको पाटे से जब उतारा जाता है और उसको जो चुंदरी उठाई जाती है, वो चुंदरी की बूंदी बांधने वाली और रंगने वाला मुसलमान है। किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा कि मेरी बेटी पवित्र होगी। बिल्कुल सही बात है। रंगरेज की होती है, मुसलमान रंगरेज की होती है। उस प्रथा पूरी किए बगैर वो फेरू में नहीं बैठ सकती। मणियार की चूड़ी, वो भी उसके साथ ही लाख की चूड़ी मणियार लेता है। कोई हिंदू जाति नहीं बनाती। ब्याह शादी के अंदर जब हम औरों को देते हैं, खाती को भी देते हैं, उसको भी देते हैं, तो उसको हम मणियारी को भी देते हैं। वो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो कांच की चूड़ियां मिलती है, यूपी के अंदर जो बनाते हैं, वो कांच की चूड़ियां केवल मुसलमान बनाते हैं। आज यदि हिंदू के घर के अंदर जो ताले लगते हैं, वो ताले यदि कोई बनाते हैं तो सबसे फेमस ताले अलीगढ़ के हैं, तो वो मुसलमान बनाते। बिल्कुल, किसी ने नहीं कहा कि ये मुसलमान का हाथ का बना हुआ ताला है। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए हमारे यहाँ हिंदुओं के खुमार जो है मटके बनाते हैं। किसी मुस्लिम ने मटका नहीं फोड़ा कि ये हिंदू कुमार का बनाया हुआ है, इसका पानी नहीं पीऊंगा। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही है। हम जो समाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सांप्रदायिक लोगों ने गांधी की हत्या करके एक देश रूपी शरीर के टुकड़ों को अलग अलग काट दिया। और आज हम बिना हाथ और पैर के दुनिया के अंदर हमारी एक आर्थिक स्थिति जो एक भिखारियों की तरह होने जा रही है, इसके लिए सांप्रदायिक लोग जिम्मेदार हैं। आज गांधी जिंदा होता तो शायद इससे हम बच सकते थे। इसी के साथ मैं गांधी को नमन करता हूँ। धन्यवाद। जी जी। तो ये थे गणेश जी बेरवाल साहब, और आपको शायद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक दो प्रश्न इनसे और पूछते हैं कि गांधी से पहले जो गांधी जी ने रोल निभाया आज स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कहते हैं कि पहले वो का वो रोल इस देश में
महात्मा बुद्ध निभा चुके थे। तो महात्मा बुद्ध और इनमें गांधी जी में कितनी समानता है या क्या अंतर है इनमें? देखो, महात्मा बुद्ध का काल एक भिन्न काल था और महात्मा बुद्ध ने के आधार पर उसका बड़ा साम्राज्य जो मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो भी एक धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल टाइप था। लेकिन हमने धर्मनिरपेक्ष लोगों को दुश्मनों का से रूप में दे दिया। चाहे संविधान में लिखा होगा भारत में जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, बुद्ध भी था, उसमें महात्मा गांधी भी था, लेकिन उसमें अकबर भी था। और उससे भी बड़ा यदि कोई धर्मनिरपेक्ष इस मुल्क के अंदर शासक हुआ है तो अलाउद्दीन खिलजी भी हुआ है, जिस अलाउद्दीन खिलजी के नाम से थर्राते थे लोग, जिस अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बड़ा एक दुश्मन मानते थे, लेकिन उसका जन्म भी भारत में ही हुआ है। हिंदुस्तान को जिसने दुनिया को रोजा मंगोलों ने, चंगेज खान ने, उससे हिंदुस्तान को उसने बचाया। जब उसने उस समय आज के दिन मक्का मस्जिद थी, उस दिन मक्का मस्जिद नहीं थी, उस दिन बगदाद होती थी और वहां से खलीफा आते थे और बगदाद का शाह ही दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा शासक होता था और वो अपने आप को शाह लिखता था। आज भी शाह लिखते हैं। यदि और कोई दूसरी जगह मुसलमान का शासन होता है तो उसको बादशाह लिखना पड़ता है। बादशाह मीन्स आफ्टर शाह, शाह के बाद है ये, वो शाह नहीं लिख सकता। क्योंकि ये हुमायूं जो मदद लेकर के वापस मुगल साम्राज्य कायम किया है वो शाह की मदद से किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब उन खलीफाओं को बुला के पूछा कि ये खलीफाओं हुकूमत देश के अंदर कैसे करे, तो खलीफाओं ने कहा हुजूर इसमें क्या पूछने की जरूरत है, हमें हुकूमत शरीयत के अनुसार करनी चाहिए। उसने कहा इस मुल्क में तो शरीयत को जानने वाले लोग बहुत कम है, क्या किया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं अनपढ़ हूँ, मेरी जनता अनपढ़ है, जनता के हित में क्या है ये हम जानते हैं। ये शरीयत एक अरबी में लिखी हुई पोथी है, कृपया इसको अपने सिर पे रखिए और उस मुल्क में ले जाइए जहाँ अरबी को समझते हैं। मैं बिना शरीयत के पहुंच रहा हूँ। इतना बड़ा जिसने धर्म को पहली बार शासन से अलग किया। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम किसान अलाउद्दीन खिलजी को लाभदीन कहते थे। लाभदीन, हाँ, वो अलाउद्दीन लाभदीन कहते थे कि अलाउद्दीन के बनाए हुए नियम आज भी चालू हैं। अलाउद्दीन एक तो किसानों की फसलों के बीच से जो शाही फौजी निकलती थी और उसका जो नुकसान होता था उसके लिए उसने नियम बनाया कि जो किसान का नुकसान है वो शाही खजाने से दिया जाए। आज भी ये पहली बार उसने बनाया। फिर उसके बाद में हिंदुस्तान का एक अच्छा रेवेन्यू मिनिस्टर आया था जो 3 शासकों तक रहा था। शेरशाह के भी रहा, फिर अकबर के भी रहा, टोडरमल। उसने भी इस नियम को बरकरार रखा और आज भी वो बरकरार है। दूसरा ये है कि उसने बाजार में उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। तीसरा उसने बाजार के अंदर जो है वो बेईमानी से तोल में उसने इजाजत नहीं दी। और उसका स्पाई पैटर्न इतना मजबूत था कि जागीरदार को रात को नींद खुल जाती तो वो उछलता था ताकि बादशाह को पता चल गया। उसका सिस्टम जो है डिटेल में हम पढ़ना चाहें तो तुर्क काल से लेके मुगल काल तक पूरा एक साइट पब्लिश हुआ है अलीगढ़ मॉडर्न यूनिवर्सिटी से, हिंदी के अंदर बहुत शानदार। उसमें ये सारी डिटेल्स है कि वो जो दास खरीद दूसरी जगह से गुलाम बनाते थे, जो यंग लड़कियां लाते उनको डांस में प्रिवर्ट करते, उनको जागीरदारों को वो भेंट देती और उनसे उनको पढ़ाता और उनसे उनकी साठगांठ रखती। और सुबह स्वीपर जब सफाई करने के लिए जाती तो रात की घटना वो चिट्ठी लिख करके सफाई वाली टोकरी में डाल देती थी और बादशाह तक पहुंच जाती। जब जागीरदार नहा धो के आता तो बादशाह तक पता चल जाता था कि रात को जागीरदार ने क्या किया। इतना बड़ा मजबूत उसका तरीका था। और गुना सांप्रदायिक लोगों ने किया है। महमूद गजनी इसलिए नहीं लूटने आया था सोमनाथ को कि वो हिंदू का है, वो इसलिए लूटने आया था कि उसमें धन है। और हम इसमें बर्बाद होते रहे कि हमें ये चाहिए था कि उनका जो स्पाई पैटर्न है, उनका जो फौज का पैटर्न है, उनका जो रणनीति है वो हमसे जो बेहतर थी, हमें वो सीखनी चाहिए थी। वरना उन पुजारियों की संख्या ही उन सिपाहियों से कई गुना ज्यादा थी। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये अंधभगत भारत का जो पुरातन पंथ है, ये पंथ भारत में धर्मनिरपेक्ष चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता और भारत का धर्मनिरपेक्षता के आधार पे आगे नहीं बढ़ सकता। भारत के संविधान के प्रस्तावना में सबसे पहले हम भारत के लोग पंथ निरपेक्ष धर्म सेकुलर हैं, पर फिर भी आज सेकुलर होने को लोग गाली मानते हैं, एक तरीके से उसको खिल्लियां उड़ाते हैं। उसका ये क्यों है? भारत का संविधान एक दादी का मटका है जिसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। इसमें 395 धाराएं हैं। इसमें
आपको जीने का अधिकार है, आप कैसे जियोगे इस पर वो साइलेंट है। आपको पूंजी बनाने का हक है, व्यवस्था उस पूंजी की सुरक्षा का हक है। आप पूंजी लेकर के भगोगे तो उसके नियमों के अनुसार हवाई जहाज से आप देश के बाहर भी नहीं जा सकते हो। आज सब जानते हैं, आज ये मैं बात एडवांस में कह रहा हूँ कि अडानी इस मुल्क से भगेगा। थोड़े दिन 3 साल के अंदर अंदर जो आज जियो अपने आप में इतना बड़ा छाया हुआ है, जियो नाम नहीं रहेगा। क्योंकि आज के दिन आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गुजर रही है और उसके साथ एक आगे शब्द लग गया टी, उसका ट्रेड होने लग गया है। सही बात है। तो उस ट्रेड के हिसाब से जो कुछ भी आज हो रहा है हम इसको मान लें, और अब इसका समाधान यदि भूतकाल में देखना चाहते हैं तो इसके साथ भूतकाल में इसका समाधान नहीं है। सांप्रदायिक लोग एक गांधी को मार सकते हैं, लेकिन भारत की जनता भी यदि महानता पेश करे, भारत की जनता आगे आए तो हजारों गांधी पैदा हो सकती है और इस मुल्क के अंदर हम मजबूती से दर आज आप क्या उपाय आपको नजर आते हैं कि भारत वाकई में वैसा बन जाए जैसा गांधी जी ने चाहा था? नहीं, भारत अभी प्रसव पीड़ा की तरह गुजर रहा है। अभी इसको और तकलीफें थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन आखिर के अंदर विकास जो है सीधा नहीं चलता, बांका टेढ़ा होकर के चलता है, आएगा। जी बिल्कुल सही है, मतलब कि सुधार तो होगा, बिल्कुल होगा, सुधार होगा। लेकिन यदि नया बच्चा पैदा होता है औरत को तो उसकी माँ को पेन भी होता है और वो चिल्लाती भी है। उसका चिल्लाना वास्तविक है, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से यदि आप उसको इंजेक्शन दे दोगे तो बच्चा पैदा होने में समय लगेगा। बिल्कुल सही। इसलिए कुछ नेचुरल परेशानियां जो हमें भुगतनी पड़ेगी उनको भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा। और आज का जो शिक्षण का माहौल है उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? शिक्षण में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसमें कोई शिक्षा की बात ही नहीं है। इसमें शिक्षा में ज्ञान निकाल करके आपको साक्षर बना दिया, नहीं तो आप बैठे हो, आप में ग्रेजुएट है, पीजी है, मेरे को बता दीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या अंतर है। मैंने कई फिजिक्स के लेक्चरों से पूछ लिया, नहीं समझ में आता। आज भी पीजी के स्टूडेंट्स को हम पूछते हैं कि भारत दुनिया में पहला ज्ञात तत्व कौन सा है, उसको मालूम ही नहीं है। हमारे यहाँ शोध है ही नहीं, शोध समाप्त हो गया और शोध के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। किसी समय जब कम साधन थे, आज के दिन कंप्यूटर नहीं था, मान लो मैं ग्रेजुएशन में 70 में था, उसके बाद के अंदर बायोटेक्नोलॉजी आई है, बायोटेक्नोलॉजी के बाद कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज तो बहुत आगे बढ़ गई। बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने तो उस समय 18वीं शताब्दी में शिमला रोड कैसे ले गई, सर्वे कैसे किया? क्योंकि उनके पास शोध था। बिल्कुल सही। वो जानते थे, आदमी और पशु में अंतर जानते थे कि सबसे मजबूत यदि हड्डी होती है तो वो गधे की टांग होती है, यदि वो रेलगाड़ी में फंस जाती तो नहीं टूटती। इसलिए उसमें उसके वजन से ज्यादा भी डाल दो तो वो उसको ले जाएगी। और जो शिमला की रोड का जो सर्वे है वो जानवरों से किया गया था, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते के मामले में जानवर हमसे ज्यादा परिचित थे। बिल्कुल। ऊपर बोरी रख दिए, सब चूने की उसके छेद कर दिए और वो लकीरें बढ़ती गई, उन्होंने पुल भी बनाए। तो हमारी एजुकेशन में शोध नहीं है, शोध नहीं होने की वजह से हमें कुछ भी पता नहीं है किसी भी चीज में कि क्या होगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में पहले रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार और कम होगा। कम इसलिए होगा कि आज कोई भी जो जरूरी सेवा है, एसेंशियल कमोडिटीज है, वो कमोडिटीज भारत में बहुत कम खाने के अलावा चीज पैदा होती है। बिल्कुल। यहाँ के बाजार में सबको पता है कि 24 कैरेट से नीचे गहना नहीं बनता और सरकारी कानून के अनुसार 24 कैरेट सोना अलाउ नहीं है, 22 कैरेट तक अलाउ है। हाँ। और गहना बनता है 24 से, सरिया माता है। आज वापिस ये कोशिश कर रहे हैं, पुनर्स्थापित की है पुरानी व्यवस्था को। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा की जगह नाम नया शब्द आ गया मुख्यमंत्री, जागीरदार की जगह नया शब्द आ गया एमएलए। मुख्यमंत्री दिल्ली पैसा देता है, मुख्यमंत्री एमएलए से पैसा देता है, एमएलए को जागीर दे रखी है, ये तहसीलदार है, जैसा काम चाहो ले लो, ये पीडब्ल्यूडी महकमा है, ये पुलिस महकमा है, ये तुम्हारे कहने से काम चलेगा। सवाल जायज और नाजायज का नहीं है, उसको कमीशन कितना देता है इस पर निर्भर। एक सर अभी रीट के, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि रीट के घोटाले के बारे में सर को पूछिए कि अभी जो रीट में जो पेपर बेचा, रीट की परीक्षा हुई 3rd ग्रेड की, और बड़ा लीक हुआ उसका पेपर। ये धंधा होता ही था, पहली बार सामने आया है। हाँ। ये करते ही थे और वही करता है जिसकी हुकूमत होती है। बिल्कुल सही है, दूसरा नहीं करता।
ये जहाँ स्कूल से इन्होंने पेपर लीक हुआ है, फला हुआ है, अरे कितने गरीब बच्चों को जिनके पास किराया नहीं था, कई संस्थाओं को उनको रोटी खिलानी पड़ी, रात को रखना पड़ा, उनकी ऐसी ऐसी हालत थी। उन लोगों ने इतनी तकलीफ उठाकर इतनी तैयारी करके उन्होंने परीक्षा दी और उनको तुमने चंद रुपए के लिए बर्बाद कर दिया। ये वैसी घटना है जैसी घटना कारगिल की घटना है। सांप्रदायिकता को तोड़ने में कारगिल का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। कैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ते। कारगिल भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है। सर्दियों में हम उसको खाली कर आते थे, गर्मी में जाके वापस संभाल लेते थे। उसके पीछे पाकिस्तान है, तो इसका मतलब सर्दियों में उसका मालिक कौन था? पाकिस्तान था। तो क्या हम 21वीं सदी में यार मौसम के अनुसार टेंट नहीं बना सकते? सही बात है। किस्म के अनुसार कपड़े नहीं बना सकते? क्या सरकार इतने बड़े खर्चा कर रही है रोजाना? मोदी जब अरबों रुपए की पोशाक बदल रहा है, तो हमारी फौजी सिपाहियों को भी आप वो पोशाक दे दीजिए मौसम के अनुसार। सही बात। तो खाली करने की क्या जरूरत थी? तो वो अफसर और वो डिफेंस की कमेटी ट्रायल होनी चाहिए जिन्होंने खाली की इजाजत दी। फिर वो जब कब्जा कर लिया, जब वो हम चढ़ने उनको हटाने गए, तो एकदम खड़ी चढ़ाई से चढ़ाया गया। ये सामने कब हुआ? ये सामने जब हुआ जब किसान आंदोलन हुआ, और ये समझ मुल्क में पैदा होने लगी कि सिपाही किसान का बेटा है, ये बाप बेटा का संबंध है। और ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा उसमें समझदारी पैदा होगी, और यदि फौज के सिपाही की, पुलिस के सिपाही की और किसानों की यदि एकता कायम होगी, तो इस मुल्क में उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इनका पता ही नहीं चलेगा इनकी राशि का। इस हिंदुस्तान में जो और ये जो माफी मांगी है इसने, किसान आंदोलन पे भी बहुत यूनिवर्सिटियां रिसर्च कर रही है। किसान की लड़ाई मधुमक्खी की तरह होती है, ये समझ ही नहीं पाए उसको। उसके अंदर रहकर वो राइटर समझता है, जो उसके अंदर रहता है वहां जाता है, देखता है। ये गया था नरेंद्र मोदी लद्दाख रात को नाइट बिताने के लिए फौज के लिए, इन्होंने जनरल ने साफ कर दिया हम सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। रात को वापस हो गया। इसको भी मालूम था दिल्ली के चारों तरफ तार उन्होंने लगाए खुद की सुरक्षा के लिए। ये बात ताकत उनको भी मालूम थी, ये ताकत मेरे को भी मालूम है, ये ताकत किसानों को भी मालूम है कि दिल्ली में पानी पैदा नहीं होता, दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, सब किसानों के खेत से होकर के आता है और पंजाब साइड से आता है। वो किसान अनाज पैदा करना ही नहीं जानता, वो किसान उन नहरों का मुहाना भी चेंज कर सकता है पूर्व से दक्षिण में। सही बात है। वो उन बिजली की तारों के मुहाने भी चेंज कर सकता है। बिजली का पानी, दिल्ली का पानी और बिजली बंद कर दी जाए, कितने घंटे दिल्ली जिंदा रहेगी? बर्बाद हो जाए। इसलिए मोदी ने माफी मांगकर, समझौते के नाम पर धोखा देकर अपने आप को बचा लिया। ये उसकी मजबूरी थी। ऐसा ही नहीं है, हमें गहराई में जाना चाहिए, सारी चीजें देखनी चाहिए। और गांधी जी ने जो कहा लोगों को समझने की, और सारी बात हमने लोगों की जिज्ञासाएं मारी है। हम जो 2 पीढ़ियां हैं, जो नई पीढ़ी के लिए जिज्ञासाएं मारी है, उनको बोलना नहीं सिखाया, उनको गुलामी सिखाई है, उनको आत्महत्या करने की तरफ और हमने उनको अपराध करने की तरफ किया। बिल्कुल, हमें उनको रोजगार की तरफ ले जाना चाहिए था। इसके लिए हम 2 पीढ़ी जिम्मेदार। एक अपना जो राजस्थान में ये शेखावाटी इलाका है, इसमें जातिवाद और सांप्रदायिक तो बिल्कुल नहीं है, शिक्षा में भी बहुत आगे है। इसमें आप किसकी भूमिका मानते हो? आप क्या कारण है इसका? यहाँ की किसान आंदोलन की भूमिका है कि जहाँ आप बैठे हो, इसका नाम जाट रोटी। लेकिन यहाँ जब हमने रोटी दी लोगों को, बेरोजगार लोग आए, बहुत लोगों ने पूछा मैं जाट नहीं हूँ क्या जाऊँगा? मैंने कहा तुम परीक्षार्थी हो, हमें इससे मतलब। उसका फायदा मिला पूरी शेखावाटी के इलाके में, और लोगों ने भी शरण दी और नहीं पूछे नहीं खाली जातियों के आधार पर दुकान लगा रखी। जाट आज जातियां जो चल रही हैं और मजबूत हो रही हैं, इसको व्यापारी चला रहे हैं, बिल्कुल अपना माल बेचने के लिए। किसी के गांव में किसी का माँ बाप मरता तो शाम को चला जाएगा। और इतने गलत संस्कार 75 साल में हम पीछे गए हैं। शाम को व्यापारी कहेगा है कथा बेच है, जाट को कहेगा बेच, किसी को वो टोकरी देते हैं, किसी को बाटकी देते हैं, किसी के कटोरी देते हैं। मुफ्त में किसी के कोई रुआई रोड़ी नहीं जाती। सही बात है, सब किराया नहीं करती। फिर कह रहे हम आगे बढ़ेंगे, 22वीं सदी की तरफ जा रहे। ये बकवास है। हमने गांधी को ही नहीं मारा, एक सोच को मार दिया। बहुत बड़ी बात है। और उस सोच का परिणाम है अभी हमें भुगतना पड़ेगा। हम सुधरेंगे
लेकिन अभी हमें थोड़ा और नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है और आपके फॉलोवर भी आपके अनुयायी हैं। तो दोस्तों, ये थे गणेश जी बेरवाल, जो इतिहास के बहुत ही विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं और आज भी इतिहास के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते रहते हैं। साथ में इन्होंने खुद भी किताबें लिखी है। अभी शेखावाटी सीकर के जो स्टेट का इतिहास है उस पर भी इनका एक सद्य प्रकाशित किताब जल्दी आने वाली है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, न मेरे पास कोई डिग्री है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, साक्षर हूँ। जैसा वास्तविक देखता हूँ वैसा वर्णन करता हूँ, वैसा लिखता हूँ। तो आप लोगों को राय क्या देते हो आज की युवा पीढ़ी क्या करे? मैं कहता हूँ युवा पीढ़ी अपने दिमाग से सोचना शुरू करे। युवा पीढ़ी तर्क करके कोई बात को माने, अंधभक्ति छोड़ दे, तो युवा पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। तो जब वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगी, वो कोई चीज परीक्षण करके स्वीकार नहीं करेगी, अंधभक्ति करेगी, तो युवा पीढ़ी इससे भी ज्यादा अपराधिक बनेगी और आत्महत्या करेगी। बिल्कुल साहब, बहुत खूब। तो आप आज का ये जो सत्संग है गणेश जी के साथ में बहुत ही अच्छा रहा। साथ में दोस्तों देखो, ये सुभाष जी जाखड़ एसके कॉलेज के पूर्व प्रेसिडेंट और ये डॉक्टर साहब देवेंद्र जी खिचड़ साहब जो संस्कृत के विद्वान हैं और अभी महात्मा गांधी स्कूल में यहीं पर प्रोफेसर हैं। और साथ में ये अशोक जी कसवा हैं जो SFI के बड़े लीडर हैं ये भी। और दोस्तों साथ में मैं गजेंद्र कविया अब लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।